जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रिसाल सिंह लेके आया हूँ सरल हिंदी व्याकरण। आज का हमारा शीर्षक रहेगा समास। इससे पूर्व हम संधि पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम समास पर चर्चा करेंगे। समास का वैसे देखा जाए तो समास का उल्टा व्यास होता है, और यहाँ आप समास की परिभाषा देखेंगे हम। समास का अर्थ है संक्षेप करना। संक्षेप का मतलब छोटा करना। यहाँ दो शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्द निकट आते हैं तो उनके बीच से विभक्ति का लोप करके उनको संक्षेप कर दिया जाता है, और इसी समस्त पद को, जो बने समस्त पद को हम समास कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि दो या दो से अधिक, मैं लिख भी सकता हूँ, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के निकट आने पर, शब्दों के निकट आने पर उनके बीच से विभक्ति का लोप कर दिया जाता है। उनके बीच से विभक्ति का लोप कर दिया जाता है। विभक्ति का लोप का मतलब हटा दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। इसी को हम समास कहते हैं। जब लोप करने के बाद में जो समस्त पद बनता है उसी को हम समास कहते हैं। ठीक है, ये आपकी समास की परिभाषा बन गई है। दो या दो से अधिक शब्दों के निकट आने पर उनके बीच से विभक्ति का लोप कर दिया जाता है। इसी इसी संक्षेपकरण के कारण बने समस्त पद को समास कहते हैं। समास कहते हैं। देखने वाली बात यह है, इस प्रकार की परिभाषा आपको किताबों में भी नहीं मिलती। कुछ जगह आदि छोड़ देते हैं, कहीं दूसरे प्रकार से। जितनी भी किताबें आप देखोगे उनमें समास की परिभाषा भिन्न दिखाई देगी, परंतु वास्तव में समास का अर्थ है संक्षेपकरण। फिर से मैं दोहरा देता हूं, दो या दो से अधिक शब्दों के निकट आने पर तथा उनके बीच से विभक्ति का लोप कर दिया जाता है, और इसी संक्षेपकरण के कारण बने समस्त पद को हम समास कहते हैं। ये समास की एक परिभाषा बनती है। जैसे राजकुमार, ये शब्द बहुत आता है, बहुत सिंपल है। इनको हर किताब में सबसे पहले राजकुमार, घुड़सवार, ऐसे शब्दों को देते हैं समझाने के तौर पर। राजकुमार विग्रह होगा राजा का कुमार। देखने वाली बात यह है, ये समस्त पद है और ये इनका विग्रह है। यहाँ हमने का विभक्ति का लोप कर दिया, और का विभक्ति का लोप करने के बाद में समस्त पद जो बना वो बना राजकुमार। इस राजकुमार को हमने सामासिक शब्द कहते हैं। इस राजकुमार को हम सामासिक शब्द कहते हैं। अच्छा, देखिए अब आगे समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। ये देखेंगे हम। समास के कुल 6 भेद होते हैं। 6 कौन से होते हैं? प्रमुख भेद होते हैं। इनको हम प्रमुख भेद कह सकते हैं कि समास के प्रमुख कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। प्रमुख 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है
कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। चौथा है आपका द्विगु समास। पांचवा है आपका द्वंद्व समास। और छठा है आपका बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से आपके 6 समास होते हैं, ये प्रमुख समास होते हैं। अब पहला हमारा है अव्ययीभाव समास। साथियों, इसमें एक देखने की बात ये रहेगी आगे, कुछ समास ऐसे होते हैं वो कर्मधारय में भी आते हैं और बहुब्रीहि में भी आते हैं। अब वो कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन सा समास है? ये निर्भर करता है विग्रह के ऊपर। अगर विग्रह हमारा कर्मधारय के अनुसार है तो कर्मधारय समास होगा, अगर विग्रह हमारा बहुब्रीहि समास है तो बहुब्रीहि समास होगा। एक चीज और बता देता हूं मैं इनको पूरा करने से पहले कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आती हैं उसमें 4 विकल्प आते हैं। अब ए, बी, सी और डी, इनको क, ख, ग, घ या 1, 2, 3 के हिसाब से भी वो रख सकते हैं। किसी शब्द का, अब बात करता हूं मैं कर्मधारय की और बहुब्रीहि की। अब ऐसा शब्द आपके बीच में आ जाता है कि उसमें दोनों समास हैं और दोनों ही विकल्प आपके बीच में आए हुए हैं, कर्मधारय भी और बहुब्रीहि भी। अब आपको सोचना ये है कि ये कौन सा है समास, इसमें हम कर्मधारय लगाएं या बहुब्रीहि लगाएं। तो इसमें एक चीज देखने की है, जो पहले आ जाए, क्रम संख्या में जो पहले आ जाए उस पर लगा दीजिए। जैसे आपका, जैसे मैं एक शब्द उदाहरण के तौर पे बताता हूं, जैसे कि आपका पीतांबर शब्द आ जाता है। पीतांबर शब्द में कर्मधारय भी है और बहुब्रीहि भी है। पीले हैं जो वस्त्र तो कर्मधारय है, पीत हैं जिसके वस्त्र अर्थात श्री कृष्ण तो वहां बहुब्रीहि समास हो जाता है। अब इसमें जो पहले आ जाता है क्रम संख्या में उस पर लगा दीजिए और सोचने की कोई बात ही नहीं है, आपका उत्तर एकदम सही मिलेगा। अब साथियों आगे देखते हैं। पहला हमारा है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास पे हम चर्चा करेंगे। हर विषय पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। अगर मैं जल्दी जल्दी करवाऊं तो मैं उम्मीद है 5 मिनट में ये पूरे 6 के 6 समास पूरा करवा दूंगा, परंतु उसके बाद आपसे बहुत चीज़ें छूट जाएंगी। जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जो हमारी नौकरी की परीक्षाएं होती हैं, उनमें जो परीक्षाएं बनाई जाती हैं वो कठिनतम बनाई जाती हैं ताकि जो लोग बैठे हैं परीक्षा में वो उलझ जाएं। तो इसलिए तुम उलझे ना, इसलिए बारीकी से थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अव्ययीभाव, यहाँ पहले शब्द को देख लीजिए, अव्यय, अव्यय आ रहा है आगे, अव्ययी भाव, जिसमें अव्यय का भाव आगे आए। अव्यय कौन से होते हैं हमारे? अव्यय होते हैं हमारे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का कोई प्रभाव न पड़े, जैसे यथा, और, किंतु, परंतु, ऐसे भी हो सकते हैं, या आ, हाथ, कोई ऐसी चीजें, अनु, यथा, प्रथा, तथा, ऐसे शब्दों का भी यहां आ सकता है। तो अव्ययीभाव समास, तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो तथा प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रति,
दिन। इसमें प्रति आ गया, अव्यय आ गया, आगे प्रति आ गया, तो हम क्या विग्रह कैसे करेंगे? प्रत्येक दिन। प्रतिदिन का मतलब प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। इसको हम दिन दिन भी लिख सकते हैं, दिन दिन। तो ये प्रत्येक दिन हो गया विग्रह। और आगे समास का नाम हमें लिखना होता है। अगर हम परीक्षा में, लिखित परीक्षा में बैठे हैं तो विग्रह करने के बाद में हमने अपने समास का नाम लिखना है, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। दूसरा आता है, दूसरा उदाहरण यथा। यथा शीघ्र, यथा शीघ्र एक शब्द लिख दिया, तो हम यहां यथा शीघ्र, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी हो गया, यथा शीघ्र। शीघ्रता के अनुसार भी लिख सकते हैं, शीघ्रता के अनुसार, शीघ्रता के अनुसार, के अनुसार। इस प्रकार से हम इनका, ऐसे शब्दों को हम निर्माण कर सकते हैं। और इस प्रकार के ही शब्द आपको आगे आएंगे। और पर कठिनतम कब होते हैं? जैसे आ जाता है हाथों हाथ, हाथों हाथ। अब ये शब्द है, अब समझ में नहीं आया ये हाथों हाथ क्या है। यहाँ तो एकदम से दिखाई दे रहा है कि भाई अव्यय नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु यहाँ इसको अव्यय माना है। हाथों हाथ, तो हाथ हाथ, हाथ हाथ, ये आपका हो गया समास का नाम अव्ययीभाव समास। इस प्रकार से आपके ये समास अव्ययीभाव समास आएंगे। आगे अव्यय होगा और पहला प्रधान भी होगा, जो पहला पद है वो प्रधान भी होगा।